चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया था ओरल पिल्स, यानी कि हार्मोनल मेथड कंप्लीट हो गया था। सीधा सीधा अपना जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? एक था अपना नेचुरल मेथड, दूसरा था अपना केमिकल मेथड, तीसरा था अपना बैरियर मेथड, चौथा था इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और पांचवा क्या था? हार्मोनल मेथड। ये सारे के सारे अपने क्या हो गए? कंप्लीट। आज आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब ये क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, इससे पहले आप लोगों ने जो ओरल पिल्स पढ़ा था बेटा, जो हम लोगों ने माला डी, माला एन और सहेली जैसे टैबलेट्स पढ़े, तो ये कोई अपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं थे। ये क्या था, मैंने क्या बताया था? जो माला डी और माला एन होता है, ये अपन कितने दिन तक लेते हैं बेटा? कंटिन्यू, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 21 डे तक कंटिन्यू लिया जाता है। उसके बाद 7 डेज के गैप के बाद इसको अपन फिर से क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इसी को आपने नाम दिया था भाई। और दूसरी चीज, फिर हम लोगों ने सहेली पढ़ा था। तो सहेली जो होती है बेटा, ये क्या होती है? वीकली ओरल पिल होती है। और मैंने क्या बताया था? वीकली ओरल पिल किसने डेवलप्ड किया था? CDRI लखनऊ ने। क्लियर? अब ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब होता है जब कभी हमारा माहौल बन गया, पहले से कोई प्रोडक्शन नहीं था, पहले से अपने पास कोई सुविधा नहीं थी, तब इमरजेंसी में जो अपन मेडिसिन लेंगे उसी को नाम देते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आप जिस एज में हो यही काम आएगा बेटा। क्लियर है? कैसे काम आएगा आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। एनसीईआरटी हमारी लिखती भी है बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? पिल्स विच आर यूज्ड, which are used due to unprotected sexual intercourse। बैरियर मेथड नहीं यूज कर पाए, क्या करें? अब माहौल बन गया तो क्या ढूंढोगे वहां पे? सीधा सीधा डायरेक्ट होगा अपना काम, राइट? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, या हो सकता है बेटा किसी फीमेल के साथ रेप कंडीशन हो जाए, ऐसे में भी क्या करते हैं अपन? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं। और हो सकता है बेटा कोई कैजुअल इंटरकोर्स हो जाए। भाई कैजुअल इंटरकोर्स का मतलब हमने ऐसा कोई प्लान थोड़ी ना किया था, माहौल बन गया सर, हो गया, तो हम क्या करें अब? तो कोई बात नहीं। सीधा सीधा जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल होते हैं बेटा, ये कितने देर के अंदर लिए जाते हैं बेटा? ये लेना है आपको विद इन 72 आवर्स, राइट? सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 72 आवर्स के अंदर जो अपन बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे, वही क्या होंगी? अपनी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये जो होती है बेटा अपनी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें अपन करते क्या है बेटा? सीधा सीधा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अपन ओरल पिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओरल पिल्स यूज करते हैं। और ये जो ओरल पिल्स होती है ना, इसके अंदर क्या क्या परजेंट होता है? एक तो अपना परजेंट होता है इनके अंदर प्रोजेस्ट्रोजेंस परजेंट होता है। क्या परजेंट होता है? प्रोजेस्ट्रोजेंस। मैंने क्या बताया था? प्रोजेस्ट्रोजेंस का मतलब क्या होता है अपना? भाई प्रोजेस्ट्रॉन को ही दूसरा नाम क्या नाम देते हैं? प्रोजेस्ट्रोजेंस नाम देते हैं। और प्रोजेस्ट्रोजेंस के साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? हो सकता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो। तो इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नाम देते हैं। अब हमारे यहाँ जो बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चलती है, अब आप गेस करके देखो, जब प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन मिल गया, तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? बता सकते हो क्या? भाई सीधा सीधा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ेगा, जीएनआरएच का लेवल कम हो जाएगा, एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं होगा, इंडोमेट्रियम की लेयर नहीं बनेगी। और इंडोमेट्रियम की लेयर ही नहीं बन पाएगी, एक चीज बताओ, क्या इंप्लांटेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब यहां पे जो अपने सबसे ज्यादा जो बेटा ओरल पिल यूज होती है इमरजेंसी में, एक होती है बेटा आई पिल और दूसरी होती है अपनी अनवांटेड 72।
ये लो, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है बेटा, या तो आईपिल यूज की जाती है या तो अनवांटेड 72 यूज किया जाता है। ये मेडिसिन जब भी ली जाती है, जब भी बेटा किसी का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो विद इन 72 आवर्स ये मेडिसिन लेना होता है, तभी ये इफेक्टिव होंगी, वरना इफेक्टिव नहीं होंगी। क्लियर है ये बात? याद रखना, काम आने वाला है तुम्हारे ये, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आता है बेटा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। चलो, अब देखो, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है यूजफुल तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कुछ फीमेल्स में आपको इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। मेल में मत ढूंढना, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। बात कर, बात कर, बात कर, दोबारा नहीं मिलेगी। अच्छा, उसको बता रहा है, एक्चुअली सर ने बताया ये दो मेडिसिन लेके रखियो, काम आएगा। बदतमीज कहीं का है, खरीद के रख लो अपने बैग में। चलो, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। एक तो साइड इफेक्ट, अगर किसी फीमेल ने यूज किया तो मे भी हो सकता है बेटा एब्डोमिनल पेन देखने को मिले। ये याद रखना, मे बी के शर्त होगी, जरूरी नहीं कि देखने को ही मिल जाए। क्लियर है? एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। हो सकता है फीमेल जेनाइटल आर्गन से बेटा फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, राइट। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, नौजिया पेन हो सकता है। नौजिया पेन होने के साथ साथ, फ्लूइड डिस्चार्ज इसमें नहीं आता, सॉरी, ये लो, नौजिया होगी यानी चक्कर आएंगे बेटा। नौजिया के साथ साथ इरेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, यानी कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं चलेगी, एक मंथ चलेगी, दूसरी मंथ बंद हो सकती है, तीसरी मंथ बंद हो सकती है, इसको नाम है इरेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल। और हो सकता है बेटा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग देखने को मिले। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, जो समझते हैं। देखो, हो सकता है जिस फीमेल में मेस्ट्रोसा, मैंने बताया मेस्ट्रोसाइकिल इरेगुलर हो सकती है, इरेगुलर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इरेगुलर नहीं हुई तो हो सकता है बेटा ब्लीडिंग के दौरान ब्रेक देखने को मिला। जैसे याद करो मैंने क्या बताया था कि जो ब्लीडिंग फेज होता है कितने दिन का होता है, 3 to 5 डेज का होता है। क्लियर है? तो हो सकता है फीमेल में जैसे ही मेस्ट्रोसाइकिल चले पहले दिन ब्लीडिंग हो जाए। अब पहले दिन ब्लीडिंग होने के बाद दूसरे दिन बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हुई, तीसरे दिन बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ऐसा लगेगा कि यहीं पे ब्लीडिंग फेज रुक गई। लेकिन पता चला फोर्थ डे पे फिर स्टार्ट हो गई, फिफ्थ डे पे फिर स्टार्ट हो गई। इसको पनामते ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्लीडिंग फेज चल रही है लेकिन उस ब्लीडिंग फेज में बेटा कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसके, कॉन्ट्रासेप्टिव के। क्लियर? और मैंने ये भी बताया था जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं सब यूज किए जाएंगे किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्लानिंग के लिए। याद करो भाई, कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना, उसके लिए अपन जो मेथड यूज करेंगे वो क्या है, अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर? पूरी की पूरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनी फिनिश होती है। आ जाओ, कंट्रासेप्टिव मेथड के बाद आपका एक टर्मिनल मेथड लिखा होगा आपके नोट्स में। अब ये टर्मिनल मेथड जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। एक हमने बताया था आपको वैसेक्टोमी, और एक ट्यूबेक्टोमी। ये अपन पूरा पढ़ के आ चुके हैं। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है बेटा, मेल के अंदर दोनों के दोनों वास डिफरेंस को कट करो, लाइगोइड करो और फोल्ड करो, यही तो होता है ना। ये क्या होती है, वैसेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी में दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट करो, फोल्ड करो और लाइगेट कर दो, यही होती है ट्यूबेक्टोमी। दो डायग्राम हमारी एनसीईआरटी ने वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बना रखी है, आपको देख के तो पहचान में आ ही जाएगा। क्लियर भाई? इतना तो पहचान लोगे ना कि अपना है कि पराया है। ये भी नहीं पहचान पाते अपना पराया, पहचान लेते हो भाई, तुम्हारा लेवल ही अलग है। कहां गया वो बैठा हुआ है ना। चल भाई, पूरा का पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड फिनिश। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एमटीपी। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है बेटा,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है हम मेडिकल के हेल्प से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। दिस इज कॉल्ड एमटी। क्लियर? हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, ये लो, इंटेंशनल, जानबूझ के हम कर रहे हैं, या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। आ जाओ, प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी याद करो मैंने कितने दिन की बताई थी बेटा? इंसानों के अंदर 9 मंथ की होती है, एलिफेंट में 22 मंथ की होती है, और कुत्ते में 58 to 68 डेज की होती है। याद आ रहा है? तो देखो, 9 मंथ की प्रेगनेंसी, अगर 9 मंथ कंप्लीट हो गया बेटा, तब तो अपनी फुल टर्म की बात हो गई, बच्चा कंप्लीट अब तो आएगा ही, आप चाहिए या ना चाहिए, ये तैयार है, श्योर आएगा। क्लियर? लेकिन हम चाहते हैं बच्चा पैदा ना हो। क्यों नहीं चाहते सर? क्योंकि गलती थी, हो गई। हम चाहते हैं दुनिया को पता ना चले, तो हम वक्त तो पहले सोचना चाहिए था, गलती करने से पहले। अब हो गई, तब क्या करें? कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट हो 9 महीने, उससे पहले ही बेटा क्या कर दो? एबॉर्शन करवा दो, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे। इसी को आप क्या नाम देते हो बेटा? एमटीपी नाम देते हैं। यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो, उससे पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो, जो टर्म आएगी उसको आप क्या नाम दोगे? एमटीपी नाम। राइट? एक चीज बताओ, अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है बेटा इस समय? 1.42, यही है ना? 142 करोड़। ठीक है? पूरे वर्ल्ड में जानते हो एक साल में एमटीपी कितनी होती है बेटा? 45 से लेकर 50 मिलियन। ये लो, 45 to 50 मिलियन एमटीपी एक साल में होती है बेटा, परफॉर्म्ड पर ईयर। एक साल में होती है बेटा। आप गेस करके देखो, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है बेटा, ये पूरे वर्ल्ड में एक साल में कितनी एमटीपी होती है? 45 से 50 मिलियन। यानी जितनी प्रेगनेंसी होती है अपनी, उसका 1/5 क्या कर देते हैं बेटा? अपन एबॉर्ट कर देते हैं बेटा। अब गेस करके देखो, जब अपन ने बेटा 1/5 एबॉर्ट कर दिया, तब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। एबॉर्ट ना किए होते तब, सर कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ज्यादा आज 142 करोड़ 170 करोड़ होते और क्या होते, ऐसा तुम सोचते हो बेटा। लेकिन कितने साल से हम टीपी कर रहे हैं, ये कभी सोचो? कभी सोचा नहीं। लेकिन अगर सच में रिकॉर्ड बनाया जाए विदाउट एबॉर्शन, तो तुम्हारे इंडिया की पॉपुलेशन कम से कम इस समय 300 करोड़ होती, कम से कम। इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री की बात मत करो। और उसमें सबसे आगे हमारा स्टेट होता, यूपी। कम से कम 250 करोड़ तो वही लेके बैठे होते। अपन सबसे आगे हैं। है? बहुत लकी है, बच गए। अच्छा, हम आ गए तो बच गए। बेटा आ गए तो बड़ी अच्छी बात थोड़ी ना, आके ही क्या कर लिए हो तुम? इसको खुश करने के अलावा कुछ कर पाए अभी तक? बदतमीज कहीं का, कह रहा है हम आ गए। आना बड़ी बात नहीं है बेटा, आने के बाद कुछ करके दिखाओ, तब बड़ी बात मानी जाती है ना? ऊपर वाले ने भी हमें बनाया, सोचा इंसान बनाया कितना खूबसूरत है, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, रेंगते रहो, सड़ो, मर जाओ। क्यों आए पता नहीं, क्यों चाहिए पता ही नहीं। पहले कुछ करके दिखाओ, तब मानना कि हम लकी हैं, आए हैं। कह रहा लकी है, बदतमीज कहीं का। कहां से लकी है तू? है? उबला हुआ अंडा देखा है? तो उबले हुए अंडे देखो कभी फट जाते हैं, देखियो। फटने के बाद जैसी शक्ल लेती है, उससे बदतर तो इसकी शक्ल लगती है। ये कह रहा हम लकी हैं। स्लीपर देखो, स्लीपर जो घिस के खत्म हो जाते हैं, वो तुमसे स्मार्ट लगते हैं, वो भी लकी हैं। बदतमीज है। देखो वो लकी है, इसको लगता है हम लकी है, इसको भी यही लगता है, जैसा तुमको लगता है ऐसे इसको भी लगता है। इसको भी लगता है हम सर बहुत लकी है, हम डॉक्टर बन जाएंगे इस साल। पढ़ता बिल्कुल नहीं है।
है ना। इसकी भी शक्ल बहुत स्मार्ट, नहीं टेंशन ना लो, ये भी फटे मोचे जैसे लगता है अपना, है ना। इसको लो, ये भी लकी मानता है, तुम टेंशन ना लो। लकी तो ये भी मानते हैं। और इनका देख लो कमर वाला ढक्कन, देखियो ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। कितने लोग लकी है, कौन लकी है रे? है कोई लकी नहीं बैठा हुआ, इसको देख लो। बुआ मानती है हम लकी हैं, है? हम और लकी, पागल हो क्या? हमें तो अपनी कहानी तक पता, हम लकी थे ही नहीं। ये तो दादी जिंदा थी इसलिए हम जिंदा हैं। हम लकी कहां से हो सकते हैं बेटा, हम लकी हम तो पनौती बन के लकी हैं हम, नहीं नहीं। ये बुआ जी अपने आप को लकी मानते हैं? ये भी अपने आप को लकी मानते हैं, सर हम भी आए, क्लास के टॉपर है। नंबर कितने आते सर? 500। इतने ही आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए, कितने आए हैं? 588। अच्छा जानते हो इसको भी क्या लगता है? सर अपुनिच भगवान है, क्योंकि हमारे बैच में हमसे ज्यादा किसी का नंबर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी होती हैं। सर हम भगवान है ना। यार देखो पहले इसको देखो, ये भी गरीब है। तुम जो गरीबों की बादशाह बनती हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास भी। 580 कौन से अच्छे मार्क्स हैं ये? हैं? ये भी अपने आप को लकी मानती है। महिलाओं की सैंडल देखियो, वो जो नुकीली वाली होती है, देखियो ना, जो ऐसे उठा के इतना पैर चलता है। हैं? अरे हाय हाय हाय, देखो। अच्छा इसको पहनता है तो इसको पता ही होगा, है ना। ये बेचारे पहनते होंगे तो इनकी चाल कैसे होती होगी, है? है ना। वो जो सैंडल टूटने के बाद बदसूरत लगती ना, वैसे लगती हो तुम। हो, वो टूटने के बाद सुंदर लगती है, मानते हो? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती है 1250 ग्राम का ब्रेन। भाई अब क्या है सर, 1250 का ग्रेम ब्रेन, अपने आप को प्रूव भी तो करना है। तुम लोग को आज तक यही नहीं पता इतने बड़े बड़े बाल क्यों रखे जाते हैं महिलाओं में? क्योंकि वो भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ दिमाग है नहीं। अच्छा जिंदगी कितनी तुम लोग की कॉम्प्लिकेटेड होगी बिना ब्रेन के जिंदा रहना। नहीं नहीं है ब्रेन, 1250 ग्राम का ब्रेन क्या कर लोगे उसमें? ऊपर वाले ने इनको भेज तो दिया, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। आई एम सॉरी, आप लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना, बहुत अन्याय हुआ है। हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं उसके लिए। बहुत अनहोनी हुई है आप लोग के साथ। धिक्कार है रे तुम लोगों पे, धिक्कार है। मतलब हम तो कहेंगे बेटा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो अब, डूब मरो अब। सच बता रहे हैं, देख लो क्या सुनने को मिला। क्या इसी दिन के लिए पैदा हुए थे? हैं? हे भगवान, यही देखने के लिए मैं यहाँ आया था। मतलब अब ये दिन तुम लोग सुनने के लिए पैदा हुए हो? नहीं हम नहीं आते, हम नहीं आते बेटा, हम इसमें नहीं आते। हमें तो जो करना था हम कर लिए। पिक्चर अभी बाकी है ना, तो पिक्चर बनने से पहले क्लाइमेक्स भी तो अच्छी होनी चाहिए। तुम लोग का क्लाइमेक्स भी डूबा ही हुआ है अभी तक। धीरे धीरे करते करते अगस्त से बेटा फरवरी में पहुंच गया। अब क्या अगले साल फरवरी में करेगा? अब ये कोई मिला के अपने आप को क्या, ही दिमाग खराब करके रखा है कब से। चलो, अच्छा एक्सक्यूज है बेटा अपने आप के लिए। धिक्कार है तुम लोग, जिंदगी बताओ कहा भी किसने, है ना। मुकरी जैसी लगती है ये, जाने दो। मुकरी नहीं जानती? मैं हलवाई के यहाँ गए हो कभी? तो वो जलेबी बनाता है, उसमें देखना जिस लोटे से बनाता है वो नीचे से टूटा हुआ रहता है, वैसे लोटे जैसी इसकी शक्ल है।
ये भी तुमको सुना रही है, मतलब तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं बेटा, देख लो क्या करना है, और यही दिन रह गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या लगता है सर? उसकी बात करो, हमारी बात मत करो, हम वैसे भी नहीं मानते ये सब। आ जाओ, छोड़ो जाने दो। आ गए, लकी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आ गए यही बहुत है ना। उसका मानना सर आ गए इतना कम है क्या। आ जाओ, देखो एक साल में बेटा 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है, और जिसका कितना 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी दुनिया में आ ही नहीं पाती। राइट। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर हमारे इंडिया में भी होती है क्या? जी बेटा 100% होती है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको लीगलाइज कर रखा है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेटा, एमटीपी को उसने लीगल माना था। और कब उसने लीगल किया था इसको? 1971 में। ये लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब लीगल किया था बेटा? 1971 में ही बोल दिया था एमटीपी कराना अच्छी बात है, आप करवाइए। लेकिन उसने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी बेटा, ऐसे नहीं पहुंचे बस कराना शुरू कर दिए, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। ऐसे डायरेक्ट नहीं कराओगे, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड। यानी कि अगर आप गए हो एबॉर्शन कराने या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने, तो आप कभी ये नहीं चेक करोगे वो फीमेल है या मेल है। डायरेक्ट आप एबॉर्शन कराओ, तब वो सही माना जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, पहले फीटस का सेक्स चेक करते हैं, मेल है या फीमेल। अगर मेल होगा तो अच्छी प्रेगनेंसी है, फीमेल होगी तो टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है? इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं अबॉर्शन करने की परमिशन दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त होगी, आप कभी फीमेल फिटिसाइड चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? तब जाके बेटा ये सही माना जाएगा, वरना नहीं सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि सर क्यों जरूरी है एमटीपी कराना, है ना? रीजन क्या है भाई? हम एमटीपी ना कराएं तो क्या दुनिया नहीं चल सकती है? हो सकता है बेटा जरूरी है, 100% जरूरी है। हो सकता है बेटा मे बी। चलो, क्या हो जाए बेटा, कोई फीमेल को प्रेगनेंसी से छुटकारा चाहिए, टू गेट रीड, टू गेट रीड अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखो, अब एक चीज बताओ, किसी के अंदर अनचाही प्रेगनेंसी आ गई, जिसको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, तो एक चीज बताओ, क्या अब ये प्रेगनेंसी पॉसिबल है बेटा? नहीं। इस प्रेगनेंसी को अपने को क्या करना पड़ेगा? एबॉर्ट करना पड़ेगा। और वो कोई भी रीजन हो सकता है बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, मे बी। भाई अपने जितने भी कपल थे, कपल को नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, लेकिन बाई चांस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो ऐसे में अपन क्या करेंगे बेटा, प्रेगनेंसी को तुरंत क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ हो सकता है किसी फीमेल का रेप की कंडीशन आई हो बेटा, तो ऐसे केसेस में भी अपन क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करते हैं। हो सकता है बेटा कि फीमेल ने आईओडीज यूज किया हो बेटा, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और वो आईओडीज क्या हो गई हो? फेल हो गई हो। जब आईओडीज फेल हो गई, तो एक चीज बताओ, आपने तो लीगल तरीका लिया था ना कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या हो गई? फेल हो गई। मैंने बताया था भाई 1 से 3% चांसेस हैं आईओडीज के फेल होने के। और एक चीज बताओ, जब आईओडीज फेल हो गई, तो क्या ऐसे में प्रेगनेंसी हो पाएगी क्या? सॉरी, प्रेगनेंसी नहीं होगी क्या? होगी 100%, क्योंकि आईओडीज फेल हो चुकी है बेटा। तो एक चीज बताओ, इस प्रेगनेंसी को आप क्या करोगे? अब टर्मिनेट ही करना पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को आप क्या नाम देते हो? एमटीपी नाम देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल भी माना है। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बेटा, हर एक कंट्री एबॉर्शन को लीगल मानती है, लेकिन आपको शर्त माननी पड़ेगी उसकी कि आप फीटस कभी नहीं चेक करेंगे मेल है या फीमेल है। क्लियर है? आ जाओ, अब यहां पे बेटा क्वेश्चन आता है, सर कब हम एबॉर्शन करवाएं कि सेफ रहेगा? क्लियर? तो हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, एमटीपी जो होती है बेटा, ये सेफ कब होती है? ये होती है बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक की होती है बेटा? 12 वीक तक होती है। यानी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर
12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक अगर आप एबॉर्शन करवाएंगे तब ये सेफ होगा। सेफ होने का मतलब ये है कि बेटा मदर को भी बचाना है। क्लियर है? फीटस को अगर आप हटा रहे हो, मदर को बचाना भी है। क्लियर है? लेकिन ये जो एमटीपी सेफ है बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यही एमटीपी रिस्की कब हो जाती है बेटा? ये रिस्की हो जाती है कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगी बेटा? रिस्की हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब कितने वीक कंप्लीट हो गया? 24 वीक कंप्लीट हो गया। आप गेस करके देखो, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ट बना, न्यूरल ट्यूब बन गए, मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन बन गए बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया, लिम्स बन गया। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है। और जब सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन पहुंचे, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में बेटा बेबी का मूवमेंट तक होना शुरू हो गया है। बोलो भाई, बेबी का मूवमेंट होना 5वें महीने में शुरू हुआ। साथ ही साथ बेटा हेड के ऊपर क्या आ गए? हेयर आ गए। 6th मंथ में अपन पहुंचे तो बॉडी के ऊपर फाइन हेयर आ गए, आई लैसेस बन गई, आईलिड सेपरेट हो गई। एक चीज बताओ, मैक्सिमम तो ये बन ही चुका है। अब आप गेस करके देखो, जब बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होने लगा है, फीटस की साइज बढ़ने लगी है, आप ऐसे में जब एबॉर्शन करवाओगे तो एक चीज बताओ, क्या मदर और फीटस दोनों के लिए रिस्की नहीं है? देखो फीटस की आप एबॉर्ट कर रहे हो, फीटस के बारे में तो आप वैसे भी नहीं सोच रहे हो भाई। एबॉर्ट करने का मतलब आप फीटस के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, आप किसके बारे में सोच रहे हो? मदर के बारे में सोच रहे हो। तो मदर के बारे में आप जब सोच रहे हो, तो ऐसे में बेटा मदर को बचाना भी होगा। क्लियर है? तो एमटीपी सेफ कब होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाती है? रिस्की हो जाती है। और हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं कि इतने ही कंडीशन आए हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और रेप हुआ, फेलियर ऑफ आईडीज हो चुका हो सकता है किसी फीमेल में बेटा 2012 में एक बर्थ हुआ, भाई एक चाइल्ड पैदा हुआ, 2013 वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तो एक चीज बताओ, किसी में प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यूअस होगी, तो ये तो बेटा फीटस और मदर दोनों के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए भी अपन क्या करवाते हैं? एमटीपी करवाते हैं। तो बेटा 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कह दिया कि आप एमटीपी कराना शुरू कीजिए, लेकिन इस एमटीपी से बेटा बहुत ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती चली गई। क्यों? लोगों को लगा यार प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, पता चला 5 to 6 मंथ में क्या हो रहा है? एबॉर्शन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होने लगे बेटा? पता चला बेबी को हटाने के चक्कर में मदर की भी डेथ हो गई। तो इसलिए बेटा गवर्नमेंट को लगा इसको चेंज करना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा? इसको थोड़ा सा चेंज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 to reduce maternal mortality and morbidity rate। अब आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो 1971 में लागू हुआ था अपने यहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसका मतलब क्या होता है? इनएक्टेड का मतलब होता है बेटा अधिनियम। गवर्नमेंट में जिसको बोलते हैं अधिनियम, रूल जो बनाए जाते हैं उसको अधिनियम बोलते हैं। अमेंडमेंट का मतलब उस अधिनियम में या उस रूल में क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा चेंजिंग किया गया या उसमें संशोधन किया गया। तो जो अपनी एमटीपी बनाई गई थी रूल 1971 में, उस अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा 2017 में चेंज किया गया। और चेंजिंग क्या की गई, आ जाओ समझते हैं। गवर्नमेंट ने कहा एमटीपी कराइए, अच्छी बात है, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो इसके वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती जा रही है, आपको इसको भी रोकना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जब एक्ट आया 2017 में, उसको क्या बताया गया बेटा? इस एक्ट ने बताया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। आ जाओ, अब एक चीज बताओ, अभी अपन डायरेक्ट एमटीपी करा रहे थे, लेकिन जब ये नियम आया बेटा, तो इस नियम में बताया गया अगर बेटा कब करवा रहे हो एमटीपी? आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप एमटीपी कराओगे, तो आपको अब जाके बेटा ऐसे डायरेक्ट नहीं करा सकते, आपको डॉक्टर की पहले ओपिनियन लेनी है। और अगर एमटीपी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा रहे हो, यानी कि 12 वीक तक करा रहे हो, तो आपको कितने डॉक्टर की
ओपिनियन लेनी है बेटा? ऑन द ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी एक आपको बेटा मेडिकल प्रैक्टिशनर की पहले क्या लेनी है? ओपिनियन लेनी है। कुछ क्लियर हुई पिक्चर आपको? भाई अगर आप एमटीपी करवाने जा रहे हो और कब है प्रेगनेंसी? अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो आपको एक रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेनी होगी। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब समझते हो? नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहां मतलब होता है गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए वो। प्राइवेट डॉक्टर की आप ओपिनियन नहीं लेंगे। क्यों? प्राइवेट डॉक्टर को एक चीज से मतलब होता है, पैसे दो, हम तो बेटा 9वें महीने के आखिरी दिन पे हमें अबॉर्शन कर देंगे। उसको जान उनसे बहुत मतलब थोड़ी ना होता है। मर भी गई मदर तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। ठीक है, उसमें भी कहते हैं मुबारक हो, खुशियां मनाओ, बीबी मर गई, दूसरी शादी कर लो, उसमें क्या है? कौन सा कैंसिल हो जाएगा? तुम केस किसके ऊपर करने जाओगे बेटा? तुम खुद गए हो कराने के लिए, आप खुद गए हो कराने के लिए। लेकिन अब यहां क्या हुआ? यहां जब आप एमटीपी करवाने जाओगे, जब आप ओपिनियन लोगे, तो डॉक्टर पूरा सर्टिफिकेट पे लिख के देगा कि हम पूरी तरह से अप्रूव करते हैं, आप जाके एमटीपी करवाओ। इसीलिए क्या किया बेटा हमारे गवर्नमेंट ने इसमें चेंजिंग किया, पहले आप ओपिनियन लीजिए, जब तक डॉक्टर हाँ ना करे आप नहीं करवाएंगे। और अगर ऐसे में डेथ हुई ओपिनियन लेने के बाद, तब आप क्लेम करोगे, केस करोगे, गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी। भाई गवर्नमेंट की गलती है, क्लियर? लेकिन बिना ओपिनियन के गए हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और अगर ये तो चलो एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई, अगर एमटीपी आप कब करवा रहे हो बेटा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा रहे हैं, राइट? तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कराओगे, तब आप एक डॉक्टर की राय नहीं लोगे बेटा, अब कितने डॉक्टर की राय लेनी है? 2 डॉक्टर की राय लेनी है। ये लोग कितने लोग कर अपने को ओपिनियन चाहिए? 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय चाहिए, राइट? अगर 2 लोग मिलके अगर यहां पे वो कह दें कि हाँ अब आप करवा सकते हो एबॉर्शन, तब आप करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। उसका रीजन, क्योंकि जब आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलोगे, एक गवर्नमेंट डॉक्टर से मिलोगे, उसका ओपिनियन अलग होगा और दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन अलग होगा। क्योंकि भाई सबका अपना नॉलेज, सबकी अपनी थीसिस अलग अलग है, कभी सेम नहीं हो सकती है। आप गारंटी के साथ, आपको सिर्फ एब्डोमिनल पेन हो, एक डॉक्टर से जाइए वो दूसरी मेडिसिन देगा, एक दूसरे केबिन में दूसरे डॉक्टर के पास जाइए वो मेडिसिन चेंज कर देगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन अलग है। तो यहां पे जब 2 लोगों से आप मिलोगे, जब 2 लोग हरी झंडी दे दें आपको, जब आपको दोनों लोग सर्टिफिकेट बना के दे दें, तब जाके आप एबॉर्शन कराओगे, वरना नहीं कराओगे। क्लियर है? ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्या गवर्नमेंट चाहती है पॉपुलेशन बढ़े? नहीं बेटा, गवर्नमेंट का ऐसा कोई राय नहीं है। वो चाहती है मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। मैंने क्या बताया था? पॉपुलेशन कम करने का तरीका ये नहीं है कि हम मोर्टेलिटी रेट बढ़ाएं। क्या बढ़ा कम करना है अपने को? बर्थ रेट कम करना, ये तरीका होता है। क्लियर है ये बात? चलो फाइनली अपनी एमटीपी क्या होती है? फिनिश। अगला जो टॉपिक आता है वो है अपना एमनियोसेंटेसिस। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, आ जाओ समझते हैं बेटा। चलो, ये होता है बेटा फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। एमनियोटिक फ्लूइड टेकन कब लेंगे बेटा? 14th या फिर 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आ जाओ, ये क्या है बेटा, इसके बारे में अपन समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। चलो याद करो,
हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये थी बेटा एक छोटी सी एम्ब्रियो। कुछ याद आया? बोलो यार। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पूरा पढ़ा के आए हैं। ये क्या है अपना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर जितनी भी मेम्ब्रेन आए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये कौन सी लेयर आई बेटा अपनी? एमनियन लेयर। कौन सी लेयर है ये? एमनियन लेयर। और एमनियन लेयर से यहां पे बेटा फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और क्या करना है बेटा? सूखने से बचाने के लिए, साथ ही साथ बेटा बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी फ्लूइड सिक्रीट होती है? एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट होती है। कुछ याद आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड? बोलो। अब ध्यान से देखो, ये एमनियोटिक फ्लूइड किसके कांटेक्ट में है? एम्ब्रियो के कांटेक्ट में है, राइट। अब क्या करना है? इस एमनियोटिक फ्लूइड को बेटा यहां से निकालो। ये हमने लिया एक इंजेक्शन, राइट। इसमें ये लिया बड़ी सी निडिल और ये रहा इसका पिछवाड़ा। क्लियर? इंजेक्शन लिया, लेके गए बेटा यूट्रस में घुसेड़ा, राइट। और कहां लेके पहुंचे? सीधा एम्ब्रियो के पास। क्लियर? कैसे जानेंगे सर कहां तक पहुंचे हुए हैं? कैसे जानेंगे? ये जितने भी इंजेक्शन होते हैं, ये वाले 3 रुपए वाले मार्केट वाला नहीं होता रे, उठा के घिसोड़ दिया यूट्रस में, राइट। ये कैथेटर इंजेक्शन होते हैं। ये क्या है? कैथेटर इंजेक्शन। जिंदगी में इतनी मुसीबत का मैं जो आप एक ठोर बढ़ा देते हो उसी में। कैथेटर इंजेक्शन का मतलब होता है निडिल में फ्रंट साइड पे कैमरा लगा होता है। क्लियर? इस ट्यूब में कैमरा लगा हुआ होता है और सीधा डिस्प्ले पे दिखती रहती है कि इंजेक्शन पहुंची कहां तक है। नहीं पता चला घुसेड़ दिया एम्ब्रियो में और इस तरफ से घुसेड़ा इस तरफ जाके निकला। क्लियर? आ जाओ। तो क्या करते हैं बेटा? सीधा सीधा एमनियोसेंटेसिस में एक इंजेक्शन लिया और इसमें क्या कलेक्ट किया अपन ने? एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीट लिया, राइट। और जब एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, उस एमनियोटिक फ्लूइड में आपको मिलेगा क्या? सीधा सीधा जो एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं इसमें, इस एमनियोटिक फ्लूइड में आपको मिलेगा क्या? या तो प्रेजेंट होगी बेटा स्किन सेल, राइट। प्रेजेंट होगी स्किन सेल, या फिर लीवर सेल प्रेजेंट होगी, या फिर क्या प्रेजेंट होगी? प्लेसेंटा की थोड़ी बहुत सेल प्रेजेंट होगी। ये सभी सेल किस में प्रेजेंट होंगे? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो एक चीज बताओ, अगर सेल आपको मिल गया तो सेल का क्रोमोसोम भी तो चेक कर सकते हो। बोलो। लेके आए एमनियोटिक फ्लूइड लैब में, अपन ने क्रोमोसोम चेक किया, या तो क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा या तो फिर एक्स वाई होगा। अगर एक्स एक्स हुआ तो डॉटर होगी और एक्स वाई हुआ तो सन होगा। क्लियर? एक चीज बताओ, आपने क्या चेक किया? फीटस का सेक्स ही तो चेक किया ना। बोलो। इसी को नाम देते हैं एमनियोसेंटेसिस। एनसीईआरटी लिखती है फीटल सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। फीटस का हमने सेक्स चेक किया किस बेसिस पे? क्रोमोसोम के बेसिस पर। इसी को नाम देते हैं फीटल सेक्स डिटरमिनेशन। देखो, जब गवर्नमेंट इसको लेके आई तो गवर्नमेंट अच्छी चीज के लिए इसको लेके आई थी, नॉर्मल ऐसे फीटस का सेक्स चेक करने के लिए नहीं लाई थी। गवर्नमेंट इसको क्यों लाई थी? आ जाओ समझते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्यों आया था? क्यों टेस्ट करते हैं बेटा? ये लो, टेस्टेड टू नो। क्या जानना है इससे अपने को? पहली चीज, गवर्नमेंट जब इसको लेके आई उसने कहा हम एमनियोसेंटेसिस ले आ रहे हैं जो इन फ्यूचर बड़ी अच्छी होगी हमारे लिए। वो इसलिए लेके आई थी, आप यहां से जब एमनियोटिक फ्लूइड लीजिए तो चेक कीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो बच्चे में नहीं है, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर एक चीज बताओ, जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेबी में हुआ तो आप यहीं से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कीजिए, खत्म कहानी। लेकिन अगर इस प्रेगनेंसी का बर्थ हो गया, क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे? बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। क्लियर? अब हो सकता है बेटा बच्चा पैदा हो, पता चला एक हाथ गायब है, पता चले एक हाथ ही नहीं है, हो सकता है बेटा एक पैर ही नहीं है। तो एक चीज बताओ, क्या ऐसे फिटस की जरूरत है? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में इसीलिए तो चेंज किया था फैमिली प्लानिंग को कि भाई क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए अपने को। ऐसे नहीं कि कोई विकलांग आ जा रहा है, जैसे लोग आ जा रहे हैं, ऐसे नहीं, अच्छे लोग चाहिए। तो पता चला ऐसा बेबी आ जाए, हो सकता है दोनों हाथ ही ना हो,
अब एक चीज बताओ, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट आपको है, किसी पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेटा सीधा सीधा आप एमनियोटिक फ्लूइड चेक कीजिए, अगर कोई डिसऑर्डर है तुरंत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दीजिए। क्लियर है? हो सकता है इसके अलावा इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, राइट। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है बेटा? या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है बेटा प्रोटीन की कमी हो, राइट, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, या फिर बेटा किसी एंजाइम की डिफिशियंसी हो, या फिर किसी हार्मोन की डिफिशियंसी हो। अगर इन सब चीजों की कमी है तो आप तो इसको सिंथेटिक देके ठीक कर सकते हैं। मदर का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाओ, मदर का प्रोटीन बढ़ाओ, एंजाइम बढ़ाओ, बेबी में बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया होगा, क्या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो ये सब अच्छी चीजों के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी इसको, कि अगर किसी को ऐसा दिखता है वो प्रेगनेंसी को यहीं से एबॉर्ट कर दे। फिर भी वो यहां तक लेके आई कि ठीक है भाई, आप खुशी के लिए अपने सिर्फ ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ लड़का आने वाला है या लड़की आने वाली है, उस हिसाब से हम नाम हम सोच के रखें अपना। ये भी उसने छूट दे दी थी, ठीक है आप फीटस का सेक्स भी चेक कर लीजिए, राइट, आप फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया। भाई गवर्नमेंट तो आपको अच्छी चीज के लिए दिया ना उसने, कि भाई सीधा सीधा कोई डिसऑर्डर है तुरंत हटाओ यहीं से, दूसरी प्रेगनेंसी फिर से आएगी। हो सकता है फिर किसी को जिंदगी भर झेलने से अच्छा है अभी एक महीने ही झेले, वो यहीं से खत्म कर दो। क्लियर है? लेकिन अगर वही जिंदगी भर झेलना पाए तो कोई झेल पाएगा बेटा? कोई नहीं झेल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट एमनियोसेंटेसिस लेके आई। उसने ये तक कहा था आप चेक कर लो बेबी है या बेबा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ सच में भाई, क्योंकि कुछ लोग को होता है ना ऐसा कि अगर लड़का आएगा तो हम ये नाम रखेंगे, लड़की आएगी तो ये नेमिंग रखेंगे। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, हमारे से गरीब लोगों के घर में कुछ नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं ना, जब बेबी पैदा होने वाले होता है 6 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद कमरे का कलर पेंटिंग होना शुरू हो जाता है। अगर लड़की आएगी तो पिंक कलर कमरा पेंट होने लगेगा, लड़का आएगा तो लड़कों का कोई कलर नहीं होता, उनको चाहे जैसे रख दो, है ना। तो अगर लड़की आने वाली है चारों तरफ अच्छी बटरफ्लाई ये वो क्वीन फोटो सब लग जाएगी, बारबी डॉल लग जाएंगी। लड़का आने वाला कुछ नहीं, दारू की बोतलें टांग दो हो गया काम, बीड़ी सिगरेट टांग दो हो गया, उसका काम हो जाएगा इतने से, है। हाँ स्पाइडरमैन जो भी लगाते हो, हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए पता नहीं अपने को। क्लियर? अब एक चीज बताओ, तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला था, लेकिन लोग इसका क्या किए बेटा, फीटल सेक्स चेक किए, पता चला फीमेल है, बस कहानी खत्म। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा रुक बेटा, अब तुम्हारी सारी सुविधाएं आज से खत्म। इसलिए आज ये टेक्निक क्या हो गई है बेटा, पूरी तरह से बैन। लो जाओ, अब हो गए खुश सब लोग। आज ये टेक्निक पूरी तरह से क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मरो लेके आओ बीमार बच्चा। गवर्नमेंट की गलती है? आपकी गलती है बेटा, गवर्नमेंट तो आपको अच्छी चीज के लिए दिया था। क्लियर? कुछ कह रहे सर हमने कहा गलती की है अभी, है ना, कुछ लोग यही कानाफूसी करना शुरू कर दिए। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ गलत यूज ना किए होते तो आज चल रहा था ना। कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, इंडिया में बैन है ये। सर बस जिस दिन माहौल बनेगा उसी दिन वीजा पासपोर्ट करा के निकल जाएंगे, है ना। देखो ये पेपर पे बैन हुआ है, ओ आते हैं ना मैसेज, ओ ऐसी आवाजें मत निकाला करो। और गलती से अगर 3-4 लोगों ने तुमको असली आवाज का एहसास कराया ना,
जिंदगी भर तकलीफ होगी। बदतमीज कहीं का। ले जाओ रे 2-3 लोग, इसको असली आवाज का एहसास कराओ बदतमीज को। है, सुनो, देखो, जैसे आपने सुना होगा कि जो हॉस्टल में रैगिंग होती है वो आज बंद हो चुकी है। सिर्फ पेपर पे बंद है बेटा, रियल में तो पहले से भी ज्यादा हो रही है। बस क्या दिक्कत, गवर्नमेंट हमारी कहती है बिजली चोरी बंद है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट कहती है। हाँ, बुआ जी खुद कटिया लगाती है अपने घर में, है ना। है, अरे वही कटिया मारना कहते हैं यार, पता नहीं तुम क्या कहते हो। ठीक है, ये खुद बिजली चुराती है, 2 दिन बाद जेल जा चुकी है ना। गरीबों की लेडी हार्डी नहीं है। आ जाओ, चलो, मोहल्ले में गुंडे होते हैं, ये गुंडी है। ठीक है, चल भाई, नेक्स्ट आता है स्टडी। ये क्या होता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बीमारी पकड़ो, आंसर मिल गया। नाम पकड़ो बस, और कुछ नहीं पकड़ना है, बाकी अपने आप सब पकड़ा जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चल ध्यान से देख बेटा, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसी को अपन वेनरल डिजीज भी नाम देते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन नाम देते हैं। राइट, अब नाम को पकड़ो, यहां लिखा गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब क्या होता है, देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोले, वेनरल डिजीज बोले, आरटीआई बोले, सबका मतलब एक ही होता है। अब देखो, ट्रांसमिटेड का मतलब क्या होगा बेटा, देखो, ये जो बीमारी होगी ना एसटीडी, ये एसटीडी पैथोजन काज करने वाले अलग होंगे। भाई किसी को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई तो वो किसी न किसी किससे हुई होगी, पैथोजन की हुई होगी। पैथोजन ने किया है। माना हमने कि एक मोहल्ले में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, राइट। और क्या हुआ बेटा, एक पर्सन इससे अफेक्टेड हो गया, इस पैथोजन ने क्या किया बेटा, इनको क्या कर दिया, एसटीडी से इन्फेक्टेड कर दिया। क्लियर है। तो अगर इनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई तो ये इन्हीं तक रहेगी, लेकिन क्या भरोसा, इन्होंने इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, और वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यही बीमारी इनके अंदर गई कि नहीं। क्या इनको पैथोजन ने किया था, नहीं, इन्होंने जबरदस्ती ले लिया इनसे। क्लियर है। हो सकता है इनके कांटेक्ट में अब ये आ जाएं, अगर ये इनके कांटेक्ट में आ गए तो यही बीमारी इनके अंदर भी तो आएगी। ये लो बेटा, इनके अंदर भी स्टडी आ गई, पता चला ये भी इन्हीं के कांटेक्ट में आ गए, यहां बीमारी आ गई, राइट। लेकिन हो सकता है बेटा ये इसके कांटेक्ट में आ जाए, यहां भी क्या हो गई। एक चीज बताओ, पैथोजन ने किसको दिया था, सिर्फ 1 नंबर को दिया था, बाकी जो 4 लोगों में आया ये खुद उसके कांटेक्ट में जाके लेके आए बेटा, राइट। तो जो डिजीज सेक्स की वजह से ट्रांसमिट हो उसी को क्या नाम देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नाम देते हैं। क्लियर। अब आ जाओ बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अपन समझते हैं। चलो, ये रहे अपने स्टडी और ये रहे पैथोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल नीट में पूछा ही जाता है आपसे, और इस साल भी पूछा जाएगा। चलो, सबसे पहले आती है स्टडी, एक बीमारी होती है जिसको अपन नाम देते हैं बेटा गोनोरिया डिजीज। ये जो गोनोरिया डिजीज होती है, जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है निजेरिया गोनोरियाई। नाम बोलो फटाफट, साथ में बोलते चलो, नेजेरिया गोनोरियाई, राइट। दूसरी जो बीमारी है वो है बेटा सिफिलिस। कौन सी बीमारी है, सिफिलिस। जिस बैक्टीरिया से होगा उसका नाम होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। कौन सी बैक्टीरिया होगी, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। अबे मुंह से आवाज आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी आती है बेटा क्लेमाइडियासिस। कौन सी बीमारी आएगी,
क्लेमाइडियासिस। ये जो क्लेमाइडियासिस होती है बेटा, एक बैक्टीरिया होता है अपना क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। बैक्टीरिया का नाम बोलो बेटा, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ये क्या करवाएगी अपनी, क्लेमाइडियासिस करवाएगी। ये जो तीनों की तीनों डिसीज लिखी गई हैं, ये तीनों कैसे डिसीज है बेटा, अपनी बैक्टीरियल डिजीज है। यानी तीनों के तीनों ये क्या है, अपने बैक्टीरिया है। एक्चुअली याद रखना, जब अपना एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो क्या करेगा बेटा, 4 डिजीज नाम लिख देगा। उसमें एक वायरल डिजीज, एक बैक्टीरियल डिजीज, एक फंगल डिजीज और एक अपना लिख देगा प्रोटोजोवन डिजीज। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बैक्टीरिया। तब आपको पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है। क्लियर है? आ जाओ, आंसर मिला। गोनोरिया किससे होगी, नेजेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होगी। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होगा। क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस बैक्टीरिया से होगा। राइट, आ जाओ, नेक्स्ट बीमारी आती है बेटा अपनी एड्स। पूरा नाम बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट आती है अपनी हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी वायरस कौन सी होगी बेटा, हिपेटाइटिस वायरस होगी। ये अपना हिपेटाइटिस वायरस। नेक्स्ट आती है अपनी जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स जो होती है बेटा, ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होती है। बोलो कौन सा होगा, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये वायरस के नाम है बेटा। नेक्स्ट होती है हमारी जेनाइटल वार्ड्स। ये जो जेनाइटल वार्ड्स होती है बेटा, किस वायरस से होगी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होगी। किससे होगी बेटा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होगी। ये चारों की चारों डिजीज, ये कैसे डिजीज होंगी बेटा, वायरल डिजीज होंगी। क्लियर? इतने हुए अपने बैक्टीरियल और वायरल। एक और होती है बेटा जिसको अपन नाम देते हैं ट्राइकोमोनियासिस। बीमारी का नाम बोलो, ट्राइकोमोनियासिस। ये जो ट्राइकोमोनियासिस होती है किससे होती है बेटा, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से। जब आपने बेटा प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट पढ़ा होगा, वहां पे आया होगा अपनी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस होता है बेटा, फीमेल में ल्यूकोरिया डिजीज काज करता है। फीमेल जेनाइटल आर्गन से व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको अपन नाम देते हैं ल्यूकोरिया डिजीज। क्लियर है? ये कौन से डिजीज होगी अपनी, प्रोटोजोवन डिजीज होगी। क्लियर? सारी बीमारी और सारे पैथोजन हमेशा याद होने चाहिए। गारंटीड क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। यहां से आप देखोगे 10 साल के पेपर में कम से कम 8 साल यहां से क्वेश्चन है सिर्फ। क्लियर? चल बेटा आ जाओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो, एक होती है बेटा अपनी एड्स, राइट। एक होती है हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी, और एक होता है अपना जेनाइटल हर्ब्स, राइट। आ जाओ समझते हैं। ये तीनों की तीनों जो बीमारी होती है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब अगर कोई अफेक्टेड है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये बीमारी अपने तक आएगी। लेकिन ये कुछ और मेथड है बेटा जिसके वजह से ये और आगे तक फैल सकती है। आल्सो ट्रांसमिटेड बाई, और किससे ये फैलेंगी, पहला रीजन फैलने का बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन। आ जाओ, अब ये शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन आपने देखा होगा, एक जन को इंजेक्शन लगे वही अपन इंजेक्शन दूसरे को शेयर कर दे, उसको लग जाए, तब भी ये बीमारी फैल सकती है। तो दिमाग में आता है सर ऐसी गलती तो अब कहीं नहीं होती, इंजेक्शन 3 रुपए की आती है, डॉक्टर लगाया अब फेंक देता है। ये बेटा नॉर्मल लोगों में होती। कभी आप उनसे मिलना जो अपने क्या स्मैकिए होते हैं, चरसी लोग, देखियो चरसी नहीं जानते, बुआ जी से मिलो, इनके सब यार दोस्त हैं, है ना। ये क्या है, जो चरसी लोग होते हैं क्या इंजेक्शन से बेटा नशे करते हैं, है ना। अरे स्नोटिंग करते हुए देखे हो, देखे हो। तो ये जो स्नोटिंग होती है
वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी होती है। क्लियर है? अब पता चला एक इंजेक्शन भरा, 10 लोग हैं ग्रुप में, 1 ml अपने में घुसेड़ा, 1 ml पड़ोसी वाले में घुसेड़ा, कहेंगे ये ले तू भी लगा ले, वो भी लगाया। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास थोड़ी नहीं जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी लगाता है, ये खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं बेटा, जो नशेड़ी होते हैं। तो एक चीज बताओ, 10 लोगों ने एक ही इंजेक्शन से लिया, सपोज दैट किसी एक में भी अगर बीमारी है, सबके अंदर जाएगी। क्लियर हुआ? नॉर्मल ये नहीं शेयर करते बेटा, लेकिन कभी आप स्मैक के लोगों से मिलो, वो गारंटीड यही करते हैं। क्लियर? आ जाओ। तो अगर शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन हो रही तब भी ये बीमारी फैलेगी, क्योंकि फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है। क्लियर है? दूसरी चीज क्या होगी बेटा? शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है? आ जाओ, शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कभी डॉक्टर के पास गए हो तो कभी देखना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अरे सीजर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, हो सकता है उन्होंने कहीं पे कट लगा था, वहां पे अपना सीजर लगाया, उन्होंने सीजर को साफ नहीं किया, हो सकता है आपको कोई बीमारी रही हो, वही सीजर दूसरे को भी चिपका दिया। तो एक चीज बताओ, उसके कांटेक्ट में आपका फ्लूइड गया कि नहीं गया? 100% गया, वहां भी बीमारी जाएगी। क्लियर है? अब ये देखो, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन या शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी फैलता है। इवन अगर बेटा इन्फेक्टेड मदर है तो इससे कहां जाएगी बेटा? फीटस में भी जाएगी। राइट? ये 3 बीमारी ऐसी हैं कि इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक पहुंचती है। क्लियर है? अब याद रखना, ये बेटा तीनों के तीनों ऐसी डिजीज हैं, एड्स, अपनी हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्प्स, इन तीनों को छोड़कर अदर डिजीज कैसी है बेटा? कंप्लीटली क्यूरेबल है। राइट? इन तीनों को अगर छोड़ दो बेटा, ये लो, एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्प्स, अदर डिजीज क्या है? कंप्लीटली क्यूरेबल। कंप्लीटली क्यूरेबल if detected early and treated properly। आ जाओ, इसके बारे में समझते हैं। देखो, किसी को बीमारी हुई, ठीक है, हमने कहा इन तीनों में जितने डिसऑर्डर लिखी हैं, किसी को कुछ भी हो गया, तो जितनी बीमारियां लिखी हैं सिर्फ एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्ब्स को छोड़ दो, तो जितनी बीमारियां लिखी हैं बेटा, सबका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर जल्दी अर्ली स्टेज पे अपने को पता चल गया या फिर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लिया, तो सारी की सारी डिजीज ठीक हो जाएंगी। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्ब्स, ये बेटा लाइलाज बीमारी है, इनका इलाज आज तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया हुआ है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, सर क्या करें फिर, कैसे बचें? तो मुसीबत वाली बात आ गई फिर, है ना? अब देखो, अगर ये बीमारियां आ गई तो कैसे पता चलेगा? इनके कुछ अर्ली सिम्टम्स भी होते हैं बेटा। अब अर्ली सिम्टम्स क्या आपको पता चलेंगे? आ जाओ समझते हैं बेटा। देखो, इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बेटा, इन सभी बीमारियों के अर्ली सिम्टम्स, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलेगी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब, जिस भी पर्सन में ये डिसऑर्डर होगा उसके पेल्विस रीजन में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? पेल्विस रीजन में इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ बेटा क्या होगा? लिक्विड डिस्चार्ज होने लगेगा। राइट? तो ये भी क्या है बेटा? अगर लिक्विड डिस्चार्ज हुआ तब भी अपने को पता चल जाएगा कि हो सकता है ये बीमारी अपने अंदर फैल रही हो। साथ ही साथ क्या होगा बेटा? स्लाइट पेन देखने को मिलेगा। राइट? स्लाइट पेन देखने को मिलेगा बेटा। स्लाइट पेन का मतलब हल्का सा पेन होगा जेनिटल ऑर्गन में, अपने को समझ जाना चाहिए कि अब ये बीमारी आ रही है। क्लियर? और साथ ही साथ हल्की हल्की ईचिंग होना शुरू हो जाएगी। और अपन क्या है बेटा? इंडियंस हैं, है ना? खुजली होना शुरू हो गई, सोचा ओ हो 2 महीने से नहाए नहीं है इसलिए खुजली हो रही है क्या बे? हाँ, जबकि इन्फेक्टेड है, बदतमीज। अच्छा, नहाए वो, ठीक है। अब इतने सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट? लेकिन ये तो हुआ अर्ली सिम्टम्स, राइट? लेकिन अगर ये बीमारी हो गई प्रॉपर, ये तो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं बेटा,
फिर भी अगर हो गई तब क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, आ जाओ समझते हैं। देखो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये जो थोड़ी बहुत थी बेटा पर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये प्रॉपर हो जाएगी। हर समय पेल्विस रीजन में इंफ्लेमेशन बना रहेगा। क्लियर है। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है बेटा, पहली तो क्या आएगी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी नहीं चल पाएगी। अगर मान लिया एबॉर्शन नहीं हुआ पर फिर भी प्रेगनेंसी हुई, भाई एबॉर्शन नहीं हो पाया फिर भी प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई, ये लो एनसीईआरटी लिखती है स्टिल प्रेगनेंसी, फिर भी अगर प्रेगनेंसी रह गई तो याद रखना बेटा अपन कभी भी प्रेगनेंसी को सेव नहीं बचा पाएंगे। क्लियर। ऐसे में बेबी का डेथ बेटा श्योर है, या तो बिफोर हो जाएगा या तो ड्यूरिंग बर्थ हो जाएगा। बेबी बचेगा नहीं बेटा, श्योर मान लो ये अब बचा नहीं सकते आप। या तो हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, प्रेगनेंसी हो ही ना पाए, और मान लो प्रेगनेंसी हो भी गई तो बच्चे की बेटा फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हो सकता है प्रेगनेंसी होने से मतलब अपनी जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो उससे पहले डेथ हो जाए बेबी की, या हो सकता है बेटा जब बर्थ होने लगे उस समय डेथ हो जाए, लेकिन डेथ होना फिक्स है इसमें। इतनी खतरनाक डिजीज है, आप गेस करके देखो। साथ ही साथ क्या होगी बेटा, यहाँ पे एबॉर्शन हो गया, अब यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या बताया था बेटा हमने, बोलो, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा अगर कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया तो क्या प्रेगनेंसी सरवाइव करेगी, क्या कभी नहीं सरवाइव करेगी बेटा, वो भी क्या हो जाएगी, एबॉर्ट हो जाएगी। क्लियर। और साथ ही साथ बेटा कैंसर के कंडीशन भी देखने को मिलेंगे, और ये जो कैंसर होगी बेटा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकती है और पेल्विस कैंसर भी हो सकता है। अब आप गेस करके देखो तुमको क्या लग रहा है, ये नॉर्मल बीमारियां हैं बेटा, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि अपने यहां पूरे वर्ल्ड में 40 से 50 मिलियन लोग हर साल इन बीमारियों से मर रहे हैं। हर साल 40 से 50 मिलियन लोग इस डिसऑर्डर से मर रहे हैं। आगे चल के जब एड्स पढ़ेंगे वहां पे आएगा। अब गेस करके देखो अगर इतने लोग मर रहे हैं इन डिजीज से तो क्या लग रहा है पूरे वर्ल्ड में कितना फैला हुआ होगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन आता है सर इतने लोग कैसे मर रहे हैं, क्या बचाया नहीं जा सकता है। बेटा एक चीज बताएं, पहली चीज अगर ये किसी को हो भी गया तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स आते हैं ना, इनके सिम्टम्स आने में ही 5 to 10 ईयर लग जाता है अपनी बॉडी में। बीमारी आज हुई है आपको 5 साल के बाद पता चल रहा है, 10 साल के बाद पता चल रहा है, आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट करवा पाओगे, नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे में तो सर सब धीरे धीरे अपने यहाँ पॉजिटिव होते जाएंगे, हम क्या करें फिर। देखो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हमेशा कहती है कि साल भर में 2 बार बॉडी का चेकअप करवाइए, हमेशा कहती है, लेकिन वी आर गुड इंडियंस। साला जब तक डॉक्टर ना लिख दे भाई तू मरने वाला, एक बार तो चेकअप करा ब्लड का, तब जाके कहते हैं देखो इसमें से एक चेक कर दो उतने में पता चल जाएगा। कभी बॉडी चेकअप नहीं करवाते बेटा, जबकि ये रूल होता है कम से कम साल में 2 बार बॉडी चेकअप करानी चाहिए, पूरी फुल चेकअप, लेकिन अपन करवाते ही नहीं। अरे कोई नहीं करवाता रे, सब आलसी होते हैं। कुछ लोग तो पैसे की वजह से नहीं कराते, कुछ को फ्री में मिलता है वो भी नहीं करवाते, कभी नहीं। हमको तो हर तीसरे महीने पे 2 चेकअप मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी नहीं करवाया आज तक मैंने, कभी नहीं किया। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मुझे हर 3 महीने पे 2 बार देती है, जाओ फुल चेकअप हो रहा है, ठीक है यार करा लेंगे देखेंगे। तो ये क्या है, अगर हमेशा चेकअप होता रहे कोई भी डिजीज होगी तुरंत पता चल जाएगी। गवर्नमेंट हमेशा कहती है बेटा कि एड्स जरूर चेक कराएं, हमेशा चेक कराएं ब्लड। आप गेस करके देखो कौन चेक कराता है एड्स। अब देखो पहली चीज हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट सीक फॉर मेडिकल हेल्प। जो इन्फेक्टेड पर्सन भी होता है वो मेडिकल हेल्प ले ही नहीं पाता है, उसका पहला रीजन एक तो जल्दी सिम्टम्स नहीं मिलेगा इसलिए नहीं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा कि ये जो बेटा अपनी स्टडी होती है ना, अपने यहाँ सोशल स्टिग्मा इससे जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक कलंक। अगर किसी को पता चल गया कि इसको स्टडी है, बस पूरा मोहल्ला उसी दिन आपको गाली देना शुरू कर देगा। भाई सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ होता है। और सबसे ज्यादा ये किस एज में देखने को मिलता है आपको पता है बेटा, 15 to
24 ईयर की जो एज ग्रुप होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। 15 to 24 ईयर की जो एज ग्रुप होती है, सबसे ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। तुम गेस करो, तुम किस में आते हो? मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा, मैं क्रॉस कर चुका हूं अब। तुम तो इसी रेंज में हो ना। अब कुछ कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इससे बाहर हूं सर। कोई इससे बाहर नहीं है, सब इसी रेंज में है। तो याद रखना, इसी एज में सबसे ज्यादा रिस्क। क्यों? हमारी क्यूरियोसिटी हर चीज में ज्यादा होती है। एक बार करके देखते हैं होता कैसा है। सही बात है, कोई बात नहीं, क्यूरियोसिटी है, आ जाओ। बचने के उपाय, ये लो सर, इतना तो आपने बता दिया, ये होगा वो होगा ये होगा। कैसे बचें? कोई तो रीजन होगा जो हम बच सके। ये लो बेटा, अवॉइड करें, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर। राइट, जो बिना जाने किसी के साथ शुरू हो जाते हो बदतमीजों। ठीक है, जिसको नहीं जानते क्यों उसके साथ लगना? भाई नहीं जानते, इग्नोर करो उसको। ठीक है, फिर भी इतनी तुमको अगर भरे पड़े हो तो मैंने बैरियर मेथड बता रखा है आपको। राइट, अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर, है ना, इन सब से बचना है। पता चला आज कोई और, परसों कोई और, संडे को कोई और। तो अननोन पार्टनर के साथ सेक्स ना करें या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। फिर भी अगर आपके अंदर फिर भी लगता है सर नहीं हो पा रहा है, ये लो, खत्म कहानी, बीमारी होगी ही नहीं। क्लियर? और फिर भी अगर डाउट है, कोई भी डाउट है बेटा, तुरंत संपर्क करें। राइट, किससे संपर्क करना है सर? इसी से क्या? नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। राइट, कोई भी डॉक्टर है, तुरंत किससे मिलिए? एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, वो कुछ ना कुछ आपका ट्रीटमेंट करेगा। क्लियर है? ये इससे बचने के उपाय हैं, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के करते हैं। हकीकत है, ये एनसीईआरटी हमारी लिखती है, हम नहीं लिखते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी लिखती है हमारी ये सब। क्लियर? चलो फाइनली एसटीडी अपनी फिनिश। अगला टॉपिक आता है अपना अब इनफर्टिलिटी। आ जाओ, ये इनफर्टिलिटी क्या होती है बेटा? देखो, शादी हो गई, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, घर में खुशखबरी आ ही नहीं रही है, तो वो बड़ी दुख की बात है। ये लो, अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। राइट, बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, पता चला 5-5 साल से कोशिश कर रहे हैं, अरे नहीं हो रहा है, हमसे संपर्क करो, हम कराएंगे। क्लियर? अब देखो, नहीं, तुम हमेशा गलत समझ जाते हो हमेशा। ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम कोई टेक्निक देंगे ना। ये लो, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो इसको हम रोक देंगे, कैसे? एआरटी से। ये कला है हमारे पास, एक हमारा आर्ट है बेटा, हम रोक देंगे ये बीमारी सबकी। एआरटी का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आपको तो पता चल गया सर, आर्ट यानी कला, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से इस चीज को रोका जा सकता है। और ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, ये दो टाइप की होती है बेटा। एक होती है इन वीवो और एक होती है अपनी इन विट्रो। राइट, ये दो टाइप की होती है, इन वीवो और इन विट्रो। चल भाई स्टार्ट करते। सबसे पहले कहानी किसकी? इन वीवो की। देखो मैं पहले ही बता दूं, ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां किसी के साथ भी हो सकती हैं। क्लियर? तो अगर ऐसी बीमारियां है, किसी कपल को बेटा चाइल्ड नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आप तुरंत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लीजिए, गारंटीड आपके घर में खुशियां आएंगी। क्लियर है भाई? आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मेडिकल हेल्थ अपनी जिंदाबाद है, वो लेके आएगी आपके घर में खुशियां। तो सबसे पहले आती है बेटा इन वीवो। इन वीवो का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी।
आप ध्यान से देखियो, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी का मतलब अपना पहला टारगेट होता है कि जितना भी फर्टिलाइजेशन होना, जितना भी कार्यक्रम होना है, सब बॉडी के अंदर हो। और अगर बॉडी के अंदर नहीं हो पाया तब हम कहां करवाएंगे, बॉडी के बाहर करवाएंगे, लेकिन पहला शर्त बॉडी के अंदर करवाएंगे। क्लियर? तो ये जो अपनी इन विवो होती है बेटा, दो टाइप की होती है। कोई बात नहीं, जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा उसको एक गिफ्ट दो, तुरंत बच्चा पैदा हो जाएगा। क्लियर? और या तो फिर AI करवाओ। ये क्या है, दोनों आ जाओ समझते हैं बेटा। सुनो, चलो नोट्स है सबके पास, खोल के रखो। अब इसमें लिखवाने का काम नहीं कर पाएंगे, बस समझ लो इसको अच्छे से बस। ठीक है, ये लो, ये हमने बनाया एक भाभी जी का यूट्रस, राइट? आ जाओ बेटा। अरे भाई, हमें भैया जी का यूट्रस थोड़ी होता है बे, भाभी जी का ही होता है, राइट? आ जा बेटा, ध्यान से समझियो। एक भाभी जी हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रही हैं, कॉल किया, सर क्या करे, कोई बात नहीं सर, आ रहे हैं, अब पैदा हो जाएगा। तो सर आप क्या करोगे ऐसा? अरे कुछ नहीं कमबख्तों, कलाकारी दिखाने का टाइम आ गया है अब। क्लियर? अब ध्यान से समझो, हमने कहा एक भाभी जी हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हमको संपर्क किया, हम लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, भाभी जी को गिफ्ट देते हैं पहले अपना वाला। क्लियर है? अब जब भाभी जी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है बेटा? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? हो सकता है कि भाभी जी के पास ओवरी जो प्रेजेंट है, यहां से ओवुलेशन ना हो पा रही हो। क्वेश्चन आया, सर क्यों नहीं ओवुलेशन हो पाएगी, भाभी जी तो एकदम टनाटन है, क्यों नहीं ओवुलेशन होगी? अरे बेटा, हो सकता है ओवरी की जो वाल है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है, वो थिन होने की वजह थिक हो गई हो। और अगर थिक हो गई तो क्या यहां से ओवम निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। हो सकता है ओवुलेशन हो रहा हो, लेकिन ये फिमरी इसको कलेक्ट ना कर पा रही हो। क्लियर है? पहली कंडीशन तो हो सकता है बेटा ओवरी से ओवम ना निकल पा रही हो। दूसरी कंडीशन, हो सकता है ओवम निकल रही हो लेकिन इनफंडिबुलम उसको कलेक्ट ना कर पा रही हो। तो ऐसे केसेस में एक चीज बताओ, क्या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगी क्या ओवम? नहीं पहुंचेगी। और जब फैलोपियन ट्यूब तक ओवम नहीं पहुंचेगी, क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो सर अब क्या करें, कोई तो इलाज बताओ। जी हाँ, इलाज है बेटा, ये लो, कुछ करना नहीं है बेटा, इस ओवरी में थोड़ा सा कट लगाइए और यहां से क्या निकालिए, एक ओवम। राइट? यहां पे कट लगाया और यहां से क्या निकाला, एक ओवम निकाला। और उस ओवम को सीधा कहां लेके गए बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। कौन सी गैमिट लेके गए? फीमेल गैमिट लेके गए। राइट? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी ऑफ सेम मदर या हु कैन प्रोड्यूस द एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो, हो सकता है बेटा किसी फीमेल की ओवरी में हो सकता है ओवम बचा हो, लेकिन मैंने कंडीशन बता दिया, ओवरी की वाल आज क्या हो गई, मोटी हो गई है, जिसके वजह से यहां से गैमीट नहीं निकल पा रहे हैं। पहली कंडीशन हो सकती है इनफंडिबुलम कलेक्ट ना कर पाए। क्लियर है? तो यहां तक नहीं पहुंचेगी, कुछ नहीं, यहां से कट लगाएंगे, ओवरी से ओवम लेंगे, कहां ले आके छोड़ देंगे, एम्पुला पे। अब तो फर्टिलाइजेशन होगी ना। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर या अंदर? बॉडी के अंदर। तो इसी को क्या नाम दोगे आप, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नाम देंगे। क्लियर हुआ ये? अब एक चीज बताओ, भाभी जी में प्रॉब्लम थी या भैया जी में प्रॉब्लम थी अभी तक? भाभी जी में। लेकिन हर बार भाभी जी में प्रॉब्लम होगी इसकी गारंटी क्या है? हो सकता है भैया जी में प्रॉब्लम हो। आ जाओ, अब देखो, भैया जी में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, भैया जी को लेके आओ, उनका ही ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, AI पूरा नाम बोलो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हें? जब सीमेन को कहां रिलीज करें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो क्या नाम देते हो,
इंसेमिनेशन। भाई पेनिस के थ्रू करा, नेचुरल इंसेमिनेशन। लेकिन हो सकता है बेटा कि मेल यहां पे इंसेमिनेट ना कर पाए। मान लेते हैं कि इंसेमिनेट नहीं कर रहा, हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, इफ मेल अनेबल टू इंसेमिनेट सीमेन इनटू वेजाइना। क्लियर है भाई? भाभी जी नहीं चाहती कि हमारे कांटेक्ट में कोई आए, ऐसा भाभी जी का मानना है कि हमारे कांटेक्ट में कोई नहीं आएगा फिर भी हमको बच्चा चाहिए। अब क्या उनको समझाओ, ऐसे नहीं होता कभी। लेकिन भाभी जी जीत पे बैठी हुई है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। भैया जी ने कहा रुक, अब ले आते हैं बच्चा। सर से संपर्क किया, सर ने कहा कोई बात नहीं, भाभी जी नहीं चाहती ना आप उसके कांटेक्ट में आए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करेंगे बेटा, एक इंजेक्शन लेंगे। अब इंजेक्शन है, क्लियर? इंजेक्शन में क्या भरो बेटा, भैया जी का सीमेन भरो अब, क्लियर? और ले आके कहा छोड़ दो, फीमेल वेजाइना पे। ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर? चलो मान लेते हैं भैया जी यहां तक अपना सीमेन नहीं दे पा रहे थे। अरे ये भी तो हो सकता है भैया भाभी सुबह शाम लगे हो, स्पर्म ही यहां तक ना पहुंच पा रहा हो। क्वेश्चन आता सर क्यों नहीं पहुंच पा रहा होगा? अरे याद करो मैंने क्या बताया था, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए, राइट? कुछ याद आ रहा है? मिनिमम 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। हो सकता है 20 मिलियन से स्पर्म का काउंट कम हो गया, और अगर स्पर्म का काउंट कम तो क्या इस लेयर को क्रॉस कर पाएगा? क्या नहीं बेटा, स्पर्म यहीं तड़प तड़प के जान दे देंगे। तो यहां तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, इस सीमेन को हम आर्टिफिशियली कहां इंट्रोड्यूस कराएंगे, यूट्रस में। और अगर यूट्रस में अगर इसको हमने इंसेमिनेट कराया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन नाम देंगे। क्लियर हुआ? इसको क्या नाम दोगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब एक चीज बताओ, अगर स्पर्म यहां आ गया तो ये कहां जाएगा, अब फैलोपियन ट्यूब पे, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर या बाहर, अंदर, तो क्या नाम दिया, इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ दोनों? किसी को डाउट? चलो आ जाओ बेटा। अब पता चला इतना हमने प्रोसेस किया, इंतजार किया, 9 महीने बाद भाभी जी कह रहे कुछ नहीं हुआ, अभी भी खुशखबरी नहीं आई। अब बड़ी टेंशन, भाभी जी अब क्या करें? रुको फिर मिलते हैं भाभी जी, इस बार तो बच्चा पैदा हो ही जाएगा। अब बहुत हो गया मजाक। अब पता चला, हमने कहा कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो पा रही है ना, चल बाहर करवाते हैं। अब इसके लिए जो टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सी आएगी बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड। ये लो, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, राइट? आ जाओ, जब बॉडी के बाहर करवाएंगे तब क्या आएगी, इसमें जो पहली टेक्निक आएगी वो आएगी बेटा आईसीएसआई। आईसीएसआई का जो पूरा नाम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर? आ जाओ बेटा, ये हमने लिया ओवम, ऊपर की लेयर कौन सी होगी, ये अपनी जोना पेलुसिडा। हमने कहा स्पर्म की मोटिलिटी इतनी भी नहीं है कि जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर पाए। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे बेटा, अब स्पर्म को डायरेक्ट कहां लेके जाओगे, साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाओ। क्लियर है? ये लो बेटा, एक इंजेक्शन लिया हमने लंबा सा, लेके गए स्पर्म को सीधा कहां पे बेटा, ओवम के साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? अगर यहां तुमने स्पर्म छोड़ा, यहीं पे ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, अब तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, बोलो यार। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर या अंदर, बाहर। इसको नाम दिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को डायरेक्ट कहां इंजेक्ट करोगे, ओवम के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? इसी को क्या नाम दोगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब एक चीज बताओ, जब यहां पे आपने ओवम में स्पर्म को इंटर करवा दिया,
तो इसके बाद अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा बेटा। अब उस जाइगोट को तुमको क्या लग रहा है यहीं रखोगे, नहीं बेटा, अब उस जाइगोट को कहां लेके जाओगे, मदर के अंदर लेके जाओ। क्लियर है? अरे भैया जाइगोट बना लिए हो ना, प्रेगनेंसी भी तो चाहिए। नेक्स्ट जो अपनी टेक्निक आएगी आईसीएसआई के बाद वो आएगी बेटा गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम बोलो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? हमने क्या बना लिया है बेटा, अब जाइगोट बना लिया। ये लो, फिर से भाभी जी को बुलाएंगे, भाभी जी आओ, फर्टिलाइजेशन हो गया है। क्लियर? आ जाओ। अब यहां पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने लिया कि इंजेक्शन, फिर से वही, आ जाओ। ये रही अपनी इंजेक्शन, और ये रहा इसका इंजेक्शन का पिछवाड़ा, और ये रही इसकी निडिल। सर इतनी बड़ी निडिल, ये कौन सी निडिल है? देखो, अब निडिल नहीं, अब चलेगा कैथेटर। अब यहां पे निडिल नहीं चलती बेटा, अब क्या चलती है, कैथेटर। कैथेटर में क्या होती है बेटा, इंजेक्शन के आगे एक बड़ी सी ट्यूब लगी होती है, और उसमें लगा होता है कैमरा। क्लियर? डिस्प्ले पे देखते रहेंगे, कैथेटर को अंदर करवाते रहेंगे। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचे, यहीं पे जाइगोट को रिलीज कर देंगे। और जाइगोट को अगर यहां आपने रिलीज किया, तो कहां रिलीज किया है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। क्या नाम दिया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नाम दिया। क्लियर? लेकिन एक चीज बताओ, जब हमने जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कराया, तो सिर्फ कितने ब्लास्टोमियर तक करवा सकते हैं बेटा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। याद करो मोरूला कहां बना था बेटा, मोरूला कहां बना था, फैलोपियन ट्यूब के स्थमस पे ही तो बना था। तो कितने स्टेज तक था, 8 to 16 सेल्ड स्टेज। क्लियर है? तो कहां रख दिया उसको, फैलोपियन ट्यूब पे रख दिया। क्लियर है? अब पता चला, अब खुशखबरी आएगी सर, कोई बात नहीं, 9 महीने बीता, भाभी जी फिर प्रेग्नेंट नहीं हुई, बड़ी मुसीबत है भाभी जी के साथ, अब हमें खुद हेल्प करनी पड़ेगी भाभी जी की। नहीं सच में अब बारी आ गई है। तो अब जब मेरी बारी आई, भाभी जी का क्या, भाभी दूसरों के चक्कर में लगी, मेरे कांटेक्ट में आओ। अब देखो, मैं इस बार बच्चा ना पैदा करा दिया तो बताना। भाभी भी कही सर आपके जैसा कोई नहीं, अब आ जाओ। देखो, तो मैंने भाभी जी से कहा, देखो भाभी जी इतने में काम नहीं बन पा रहा है, आ जाओ नया नियम लगाते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा IUT, पूरा नाम बोलो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तुम हमेशा गलत समझते हो। उस बार उन्होंने क्या किया था डॉक्टर ने, उन्होंने कहा था मैं यहां जाइगोट को ले जाके फैलोपियन ट्यूब पे छोड़ दूंगा, उसने ये गलती कर दी थी। हमने कहा नहीं, इस बार फैलोपियन ट्यूब पे नहीं छोड़ेंगे, इस बार सीधा कहां छोड़ेंगे, अब यूट्रस पे। क्लियर है? क्या नाम है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। सेम वही मेथड, कैथेटर लगाया और जाइगोट को कहां ले गए, छोड़ दिए यूट्रस पे, और जाइगोट को यूट्रस पे ले जाके छोड़ दिए। अब तो इम्प्लांटेशन होना ही होना है। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, अब सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर तक या उससे ऊपर, अब उससे ऊपर भाई, 8 से 16 ब्लास्टोमियर मोरूला, तो मोरूला हम कहां बनवा लेंगे, ट्यूब में ही बनवा लेंगे बेटा। और जब ब्लास्टूला बनवाना होगा तो कहां लेके पहुंचेंगे, यूट्रस में। राइट? ये लो, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो तो क्या नाम दोगे बेटा इसको, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा अब एम्ब्रियो या जाइगोट को, यूट्रस में, इसलिए नाम दिया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नाम। किसी को कोई डाउट? अब देखो, ये जो आईवीएफ होती है जिसको आप नाम देते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये करवाते कहां है पूरा का पूरा, टेस्ट ट्यूब बेबी में। एक छोटी सी ट्यूब होती है बेटा, ये सब उसी में करवाते हैं, इसीलिए इसी को क्या नाम देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान नाम देते हैं। इस पूरे प्लान को क्या नाम देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान। और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान है, फर्स्ट टाइम बेटा कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 में हुआ था। वो भी कहां हुआ था बेटा, इंग्लैंड में, जो फर्स्ट टाइम हुआ था। पहली बार कहां हुआ बेटा, ये इंग्लैंड में किया गया। और वो भी कब किया था, 25 जुलाई 1978 में, जिसकी वजह से कमीना बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन।
ये बच्चे का नाम पड़ा था बेटा, जो यहाँ पे पैदा हुआ था, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बीबी जिसका परफॉर्म कराया गया था। लेकिन तुमको क्या लग रहा है ये टेक्निक सिर्फ इंग्लैंड वालों के पास हो सकती है? हम किसी से कम है क्या? बोलो, आ जाओ। फिर इंडिया में भी हुआ बेटा, ये लो, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ। अपना बापू आया था, कब आया था? 2 अक्टूबर को आया था बापू। नहीं अरे हमारा बापू नहीं, तुम सबका बापू है रे वो, बाप का बाप है ना। तो वो कब आए थे बेटा? 2 अक्टूबर को। बस उन्हीं की खुशी में बाप अगले दिन, बच्चा अगले दिन। ये लो, 3 अक्टूबर 1978 को, 25 जुलाई बेटा 1978 को इंग्लैंड में हुआ। बस 3 महीने के बाद इंडिया में भी हुआ बेटा। और इंडिया में जब हुआ था बेटा, ये पुणे के एक हॉस्पिटल में करवाया गया था, जिसके वजह से घर की लक्ष्मी पैदा हुई थी, जिसका नाम रखा गया था दुर्गा। इसका नाम ये रियल नहीं है बेटा, ये नाम रख दिया गया था दुर्गा। इसका रियल नेम है बेटा कनुप्रिया अग्रवाल, कर्नाटका की रहने वाली है ये अबे जिंदा है अभी। कुछ सोच रहे हैं मर गई क्या? क्लियर है? पूरा का पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश।